So, good evening, friends. I welcome every one of you in the session. क्या मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Please respond in the chat section, or you can use the hand raise option to respond. आज हम पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 पे एक आसान और कन्वर्सेशनल सेशन करने वाले हैं. तो उससे पहले आप लोग जो भी ऑनलाइन हैं, प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन. क्या मेरी वॉइस क्लियर है? इज माय ऑडियो ओके नाउ? Anyone please respond in the chat section. If my voice is okay, please respond in the chat section with yes or no. Okay, thank you Madan ji for your response. So आज जो टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है the Postal Regulations 2024. Yes. Yes, Madan ji. Is there any question? तो शायद उनका माइक गलती से हैंड रेज ऑप्शन रेज हो गया. नो इश्यूज. सो ये टॉपिक हर उस शख्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो पोस्टल सर्विसेज यूज करता है. चाहे आप रोजाना यूजर हो, कोई बिजनेस चलाते हो, या बस एक समझना चाहते हैं कि पोस्टल सर्विसेज या फिर एंटायर सिस्टम कैसे चलता है, तो उन सब के लिए भी ये सिस्टम पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो हम स्लाइड बाय स्लाइड जाएंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ हमको पीओ रेगुलेशंस 2024 में जानना ज़रूरी है. ठीक है. और उन्हीं बीच हम लोग चाहेंगे कि एक इंटरेक्टिव सेशन भी करें और यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एज वेल. Okay, so here on the first screen you can see the post office regulations 2024. So basically ये जो regulations है, as you can see on the screen, ये section 13 के तहत section 13 of post office act 2023, okay, जो कि 43 एक्ट ऑफ 2023 था. तो उसी के तहत डायरेक्टर जनरल विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू किए. ठीक है. दिस पोस्टल रेगुलेशन हैज बीन इशूड. ये जो नया रेगुलेशंस है, it was actually issued on 16 December 2024. So from exam perspective as well, this date is important, right? नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 ने नया पुराना जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 था उसको रिप्लेस किया. ओके. सो इसका मतलब है कि जो कॉलोनियल एरा का एक्ट था
1898 का इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट उसको रिप्लेस किया गया, ठीक है, विच इज ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स सिटीजन सेंट्रिक digital and friendly and efficient service towards providing citizen-centric services, digital services, okay, and much more efficient. Okay. Moving on to the next slide, you can see on the screen the term accountable items. So it means what? Accountable items means items with receipt at the time of booking, track and trace and signature at the time of delivery. Means at every point of time you can trace your article, isn't it? मतलब अकाउंटेबल आइटम्स का मतलब ऐसे आइटम्स जिनका क्लियर ट्रेल होता है, बुकिंग पर रिसिप्ट मिलता है, ट्रैकिंग भी अवेलेबल है और डिलीवरी पर एक सिग्नेचर लिया जाता है, ओके। जैसे कि आप लोग जानते ही है ऑलरेडी, स्पीड पोस्ट है, इंडिया पोस्ट पार्सल है, ईएमएस सर्विस है और मनी ऑर्डर है, इंश्योर्ड आर्टिकल्स है। सो ऑल दिस थिंग्स आर अकाउंटेबल आर्टिकल्स। इसका फायदा सिक्योरिटी और ट्रेसेबिलिटी दोनों है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई एक आर्टिकल थ्रू अकाउंटेबल आर्टिकल्स, मतलब कोई आर्टिकल थ्रू अकाउंटेबल बना के भेजते हैं थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और इंश्योर्ड पोस्ट, वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, isn't it? Or in case of loss, there is a provision for damage or compensation. Okay. Then आप देख सकते हैं कि डिलीवरी मीन्स व्हाट? डिलीवरी मीन्स delivery at the address. It may be a personal location, office, or any place specified by the addressee as well. Okay. In course of transmission. Next आता है कि in course of transmission. So in course of transmission का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के पास आने से लेकर डिलीवरी, रिटर्न या फिर अदर डिस्पोजल जो भी हो, तब तक की जो बीच का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके। देन वेट इज द ग्रॉस वेट और द वॉल्यूमेट्रिक वेट, जो भी ज्यादा हो। मीन्स अगर मान लीजिए किसी चीज का वजन आपका 2 kg है, ठीक है, बट after measuring its dimensions, length, breadth and height, okay, length, breadth and height, पता चला कि इसका क्या हो गया, डायमेंशन के हिसाब से जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम लोग जो भी ज़्यादा होगा उसको पकड़ेंगे, whichever is higher, ठीक है। मे बी अगर ये 3 kg हो गया तो विल टेक द वॉल्यूमेट्रिक वेट, अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट 1.5 kg हुआ तो विल टेक 2 kg, ओके, whichever is higher. So this is the provision. So अभी चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर 2 बिजनेस आवर्स एंड पोस्टेजेस। डिफरेंट सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड आवर्स बताए गए हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इंक्वायरीज एंड रेफरेंसेस के लिए पूरा वर्किंग डेज है, काउंटर सर्विसेज, मनी ऑर्डर, रेमिटेंसेज, सेविंग्स बैंक, इन सब के लिए 6 आवर्स का टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है, और ब्रांच ऑफिसेज फंक्शनिंग के लिए मैक्सिमम 5 आवर्स टाइम दिया गया है, ठीक है। इट मे बी 4 आवर्स ऑल्सो, बट मैक्सिमम 5 आवर्स। बट देर इज ए इंटरेस्टिंग थिंग, सर्कल, रीजनल एंड डिविजनल हेड्स में स्पेसिफाइड फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, ओके, एज पर द लोकल कन्वीनियंस। अगर मान लीजिए किसी लोकेशन में कोई टाइमिंग सूटेबल है तो वो डिविजनल हेड या रीजनल हेड या सर्कल हेड वो डिसाइड कर सकते हैं विच टाइमिंग टू बी
adopted. Okay. Now postage rule, regulations 5 to 10. So what does this rule say? The primary rule is like this: prepayment of postage is mandatory. Postage कभी भी in credit नहीं होगा. It has to be prepayment. Okay, it is mandatory. Unpaid or insufficiently paid items are liable to be kept on hold. अगर किसी आर्टिकल में आपका postage sufficiently paid नहीं है तो post office has the right to keep the article on hold until the postage is not paid. Okay. Postage is not deemed prepaid if stamp is obliterated, defaced, torn, previously used. ठीक है. पोस्टेज अगर मान लीजिए फटा हुआ हो स्टाम्प या फिर प्रीवियसली किसी ने यूज़ किया होगा, यूज़ किया हुआ स्टाम्प हो या फिर एकदम गंदा हो गया कोई स्टाम्प हो, तो इन दैट केसेस इट विल बी ट्रीटेड एज ए नॉट प्रीपेड. ओके, मतलब उसको स्टाम्प नहीं मानेंगे. कभी कभी ऐसा फ्रॉडुलेंट भी होता है कि यूज़ किया स्टाम्प्स भी कुछ लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज इलीगल एज पर दिस लॉ. ओके. And illegal manufacturing of stamp or forged or counterfeit stamps are punishable offense. Then stamp reproductions allowed only for philatelic illustration purposes. You can use stamps for philatelic purpose. Okay, to showcase the philatelic exhibitions and all. नेक्स्ट इज द फिलाटेली एंड पोस्टेज स्टैम्प्स. तो दो तरह के स्टैम्प्स होते हैं, एक है डेफिनेटिव स्टैम्प्स और एक है कमेमोरेटिव स्टैम्प्स. सो डेफिनेटिव स्टैम्प्स वही है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि फॉर पोस्टेज पर्पस, फॉर बुकिंग पार्सल, आर्टिकल्स और फॉर सेंडिंग मेल्स, नॉर्मल ऑर्डिनरी मेल्स से और एनी अदर अकाउंटेबल मेल्स एज वेल. ओके, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेटिव स्टैम्प्स. और ये बार बार आप छप सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. whereas कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स आर द स्पेशल स्टैम्प्स. ओके, वो स्टैम्प्स किसी इवेंट्स या फिर किसी पर्सनैलिटीज के याद रखने के लिए इशू होता है. ठीक है, और ये बार बार नहीं प्रिंट होते हैं, एक बार ही होते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि नो स्टैम्प ऑन लिविंग पर्सनैलिटी. किसी लिविंग पर्सनैलिटी के ऊपर कोई भी स्टैम्प आप इशू नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मतलब शायद रीज़न यही रहा होगा कि कोई अगर अपने नाम पे या फिर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई मिनिस्टर ही हो गया आपका डिपार्टमेंट का, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, वो अगर किसी मतलब लिविंग पर्सनैलिटी के ऊपर स्टैम्प बना सकते तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही मे इशू ऑन हिज नेम और एनी अदर पर्सन. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के नाम पर आप स्टाम्प निकाल लिए, फिर पता चला कि आफ्टर सम इयर्स ही हैज कमिटेड सम क्राइम और एनीथिंग, सो इट विल जस्ट डिफेम द स्पिरिट ऑफ द स्टाम्प, राइट. सो इसलिए लिविंग पर्सनैलिटी के ऊपर स्टाम्प इशू नहीं होते. ओके, देन स्पेशल एंड जॉइंट इशू. सो स्पेशल स्टाम्प्स क्या होते हैं? थीमेटिक होते हैं, लाइक फ्लोरा एंड फोना, आर्ट, ऑल दिस थिंग्स, आर्ट, कल्चर, ऑल दिस थिंग्स. फ्लोरा फोना मतलब आपका मान लीजिए किसी कंट्री का या फिर हमारे देश का मान लीजिए जो फॉरेस्ट है या फिर जो रिजर्व फॉरेस्ट है या फिर जो एनिमल्स है, स्पेशल एनिमल्स जो भी हो ना, उन सब का उनको लेकर जो ओवरऑल थीम है उसी के रिगार्डिंग मतलब स्पेशल स्टैम्प्स इशू होते हैं. वो जॉइंट इशू स्टैम्प्स दो देशों के बीच में कोलैबोरेशन होता है. मान लीजिए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारे स्टैम्प्स रिलीज हुए पास में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी रिलीज हुआ है, तो अलग अलग देशों के बीच एक जॉइंट स्टैम्प रिलीज होता है. ठीक है, सो
और कल्चरल टाइज के ऊपर, these are the themes on which the special stamps are issued. Okay, and then one more important topic is my stamps. My stamps तो आपको मालूम है ज़रूर कि एक पर्सनल स्टैम्प्स है जो आप अपनी प्रिंटिंग एलिमेंट्स दे सकते हैं, आपका फ़ोटो या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस का फ़ोटो या फिर जो भी परमिशेबल थिंग्स है, नॉट एनी इलीगल थिंग्स. ओके, आप उसको स्टैम्प में प्रिंट कर सकते हैं और यू कैन गिव योर मेलिंग ए पर्सनल स्टैम्प्स. ओके, so this is my stamp. And lastly here see philatelical advisory committee जो है स्टैम्प्स के सिलेक्शन में एडवाइस करती है. So there is a committee which is called philately advisory committee. That particular committee issues or suggests or advises the department on which themes or on what topic to be issued, stamps to be issued. This is philately advisory committee pack. Okay. Now you can see एड्रेसिंग में बहुत डिटेल है ताकि डिलीवरी डिले ना हो. तो उसी के रिगार्डिंग एक सिंपल स्टैंडर्ड दिया गया है एड्रेस में कैसे लिख सकते हो. फर्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं नेम. ओके, देन केयर ऑफ भी हो, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, देन हाउस और बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया, विलेज और सिटी, पोस्ट ऑफिस नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड. सो ये एक सीक्वेंस है जो कि आप अगर मेंटेन करेंगे तो इजीली आपका आर्टिकल डिलीवर्ड हो जाएगा. बट देयर इज एक्सेप्शन डेफिनेटली फॉर आर्टिकल्स रिलेटेड टू 56 APO और 99 APO. आप अगर सेंडर का एड्रेस मतलब 56 APO में डायरेक्टली अगर आप लिख के जो एड्रेस का नाम लिख के या फिर कोड लिख के आप 56 APO डायरेक्टली लिखेंगे तो ये डिटेल्स देने का ज़रूरत नहीं है. द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड. ओके, डिफेंस मेल जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस का मेल जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, केयर ऑफ 56 APO 99 APO, क्योंकि उनका जो लोकेशन है वो सीक्रेट होता है. ठीक है, और डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जिसके कारण आप डायरेक्टली APO को भेजेंगे, आर्मी पोस्टल ऑफिस. ठीक है, आर्मी पोस्ट ऑफिस. देन देयर इज ए P2P कंप्लेंट्स एक्सेप्टेड विदाउट सेंडर्स नेम. सेंडर्स के नेम भी नहीं डालेंगे, ओनली 2 एड्रेस डालेंगे तब भी चलेगा. P2P मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स, ये P2P का मीनिंग है. ओके, और मिनिमम 15 mm का ब्लैंक स्पेस होना चाहिए. ठीक है, टॉप से बॉटम से इतना और राइट से भी सेम. ओके, आप देख सकते हैं ये जो डायमेंशन लेफ्ट से 15 mm, राइट से 15 mm, बॉटम से 15 mm और जो ऊपर से 40 mm का गैप होना चाहिए. ओके, 40 mm का गैप. और ये स्टाम्प का एरिया, ये जो एरिया है वो ये स्टाम्प का एरिया है. ठीक है, इतने में 74 mm में आपका स्टाम्प आएगा. ओके, नाउ मोड्स ऑफ पोस्टिंग, हाउ यू कैन पोस्ट योर मेल. सो पहला ऑप्शन जो है लेटर बॉक्सेस है. ठीक है, लेटर बॉक्सेस सिर्फ प्रीपेड और अनअकाउंटेबल आइटम्स के लिए होते हैं लेटर बॉक्सेस. ठीक है, अगर रजिस्ट्री करना हो, स्पीड पोस्ट करना हो, यू कैन नॉट पोस्ट इन द लेटर बॉक्सेस. आपको मालूम है सबको कि लेटर बॉक्स में ओनली अनअकाउंटेबल आर्टिकल्स. देन पोस्ट ऑफिस काउंटर आर्टिकल्स. ओके, देन अकाउंटेबल आइटम्स हमेशा काउंटर पर प्रेजेंट करने होंगे, जिसके लिए आपको रिसिप्ट मिलेंगे. रिसिप्ट मिलता है और आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं. ओके, देन फ्रेंचाइजी कियोस्क और ऐप. Okay, now in IT 2.0 you have already seen that customers are able to book articles from their home. Okay, and now self booking kiosks are also launched. Customer ऑफिस में भी आके कियोस्क के थ्रू बुक कर सकते हैं, बारकोड लगा के खुद से बुकिंग कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है. बहुत सारे सर्कल्स में शुरू भी हो गया कियोस्क से बुकिंग करना, जहाँ पे चिट्ठी को आप बारकोड लगा के बारकोड निकलेगा, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे एड्रेस डाल के, तो वो खुद से अपने बॉक्स में जाएगा और एंड ऑफ द डे वो उस बॉक्स से निकाल के डिस्पैच कर दिया जाएगा. ठीक है, खुद से बुकिंग करना होता है कियोस्क.
देन अकाउंटेबल आर्टिकल्स. सो अकाउंटेबल आर्टिकल्स के लिए स्ट्रक्चर डिलीवरी है. मान लीजिए कि 2 बार उसी की मतलब अकाउंटेबल आर्टिकल्स को आप 2 बार डिलीवरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. और फिर नोटिस दिया जाता है कि आपका आर्टिकल पोस्ट ऑफिस से रिसीव हुआ, यू कैन टेक डिलीवरी, और पोस्टमैन फिर से डिलीवरी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है. सो रिसिप्ट पे सिग्नेचर मतलब कंपलसरी है, आपको लेना है होंगे अकाउंटेबल आर्टिकल्स पर. अगर कवर टेम्पर हुआ है तो पोस्ट मास्टर्स के प्रेजेंस में उसी आर्टिकल को खोलकर आपका डुप्लीकेट इन्वेंटरी बनाई जाती है और एक कॉपी कस्टमर को एक ऑफिस में रखा जाता है, ठीक है, ताकि कस्टमर का भरोसा बना रहे कि जो आर्टिकल फटा हुआ आया है या फिर जो भी हो वो पोस्ट ऑफिस में उसी तरह रिसीव हुआ है. ओके, तो दिस इज द अकाउंटेबल आइटम्स. देन आपका लेटर डिलीवरी बॉक्स. सो लेटर डिलीवरी बॉक्स as per regulation 44, addresses must install a letter delivery box at ground floor. Okay, items too large for the letter box and unpaid items delivered by the postman, and unpaid items delivered only after collection of postage due. मान लीजिए किसी आर्टिकल पर आपका पोस्टेज ड्यू है तो उसे लेटर बॉक्स में डिलीवरी नहीं किया जाएगा, एंड इन नॉर्मल कोर्स it will be delivered at the letter box. Okay, but preferably it should be installed at the ground floor. Okay, and too large parcels are not posted in the letter delivery box. Okay, post box and post bag. So post box fee, this is the fee 150 per year, full year 50 per quarter, and if you combine these two then it is 250 per year. Renewal application at least 15 days before expiry. तो 15 दिन पहले आपको लेटर बॉक्स के लिए रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है, जो लेटर बॉक्स है लेटर बैग. ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी होने के बाद रिन्यू करना है, आपको 15 दिन पहले एटलीस्ट करना पड़ेगा. कस्टमर में क्लियर पोस्ट बॉक्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. तो पोस्ट बॉक्स क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के बिल्डिंग के किसी जगह में बाहर से एक लॉक रहता है, उसे खोल के जो जिन्होंने मतलब लिया होगा बॉक्स वो निकाल के ले जाएंगे, और पोस्ट ऑफिस के अंदर से वो पोस्टमैन या फिर डिलीवरी एजेंट वो डाल के रखेंगे चिट्ठी, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया होगा. और रेट जो है ये नोट कर लीजिएगा, पोस्ट बॉक्स के लिए 150 है पर ईयर और एक क्वार्टर के लिए 50 रुपीज़ है, ठीक है, एंड कंबाइंड दोनों के लिए पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग के लिए 250 पर ईयर. ओके, देन रिकॉल एंड रिडक्शन एंड रिकॉल. ओके, सो रिडक्शन रिकॉल से फ्लेक्सिबिलिटी है कि सेंडर को जनरली फ़ी देना पड़ता है. मान लीजिए आपने किसी आपका लोकेशन चेंज हो गया या फिर आप चाहते हैं कि दूसरी लोकेशन पे आपका डिलीवरी हो, पिन कोड ए से या फिर मान लीजिए पिन कोड बी हो, ठीक है, देन आपको यू हैव टू पे फी. दिस फी इज ₹6. ओके, बट इफ द डिलीवरी चेंज एड्रेस इज विद इन द सेम delivery area of the post office, then there is no fee. Okay, no, and the request will not be entertained if it is already beaten out or the article is seized by the authority. Okay, in any case, ठीक. So these are the standard remarks you can see on the screen. Okay, so whenever article is refused, the scenario is addressee declines to accept, then in that case return to the sender. ठीक है, अगर कोई आर्टिकल रिफ्यूज होता है तो रिफ्यूज मानेंगे तब जब एड्रेसी उसको लेने से इनकार कर दे, ठीक है. ओके, एंड देन एड्रेसी नॉट फाउंड. एड्रेसी नॉट फाउंड मीन्स एड्रेसी लोकेटेड
and address is located, address is absent. Okay, address is not found. 7 days it is kept on deposit and then it is returned. Then premise is locked. If the premise is locked, then multiple attempts are made and thereafter returned to the sender. If the article is insufficient address, then means address is inadequate. In that case, also it is returned to the sender. If it is deceased, then addressee has, it means addressee has passed away. Okay, and so guzar gaye. In that case, it is also returned to the sender. In case of redirected, means forwarded as per the address's instructions. If it is as per the instructions, the fee of ₹6 to be paid. Okay, at the time of delivery, and redirected on the same day. Missent, if the item is missent, suppose instead of post office A, it is sorted to the post office B. In that case, it will be redirected under the head missent. Okay, and in that case, there is no fee is required. Okay, because it is at the fault of the post office only, not as per the request of the customer. Then post restante, that is CO or postmaster on care of postmaster's care naam. Those articles are kept for 15 days. Okay, and thereafter it is returned. Okay. In any case, unpaid or item charged double the prepaid rate. Okay, and if the article is unpaid, then this double the deficiency is charged. Okay. Compensation. So here compensation देखेंगे क्या क्या compensation का provisions है. So domestic compensation, these are the domestic compensation for speed post. Delay अगर है तो speed post postage is paid. If there is delay, then speed post postage is paid. If the speed post lost or damaged, then double postage or ₹1,000, whichever is less. Okay. अगर मान लीजिए पार्सल का वैल्यू स्पीड पोस्ट का 200 था, आपको डबल मिलेगा 400 या फिर 1000, जो भी मतलब लो अमाउंट है, मतलब 400 मिलेगा. अगर मान लीजिए आपने 700 का बुकिंग किया था तो डबल होता है 1400. इन दैट केस यू विल गेट ओनली 1000. ओके. देन रजिस्टर्ड और इंडिया पोस्ट पार्सल ₹100 और एक्चुअल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस. सो दिस इज द वैल्यू. Then India Post parcel for contractual 500 or the actual value of 100. Okay. Now the complaint timelines. What is the complaint timelines? Okay. Non-receipt of article after 15 days and within 60 days of the booking. If you have tracked the article and found that it is delivered showing the tracking, but then it should be complained within 15 days. And from booking date within 60 days, you have to make a complaint. Okay. For non-receipt. Damage or loss within 2 days, you have to make a complaint. Then item treated as lost after 60 days. Okay. 60 days के बाद it will be considered as lost from the booking or 30 days okay, from complaint date. अगर complaint किया 30 days pass हो गया तो मतलब it is lost. Compensation paid within 10 days. Compensation is paid within 10 days. Okay. And compensation settled within 30 days from date of complaint. Okay. Then if no compensation if loss is due to the sender's fault. मान लीजिए किसी ने प्रॉपरली पैकेजिंग नहीं किया और उसी के चलते अगर आर्टिकल लॉस हो गया या डैमेज हो गया, इट इज नॉट at the fault of the post office, so post office will not pay any compensation. Force majeure. Force majeure means the situation which are not under the control of the post office, like weather change, any flood or terrorism or any earthquake, like this kind of things. Okay, force majeure. It is also okay. This is also an important term. Force majeure. What is force majeure? Okay, which is not under the beyond control. Okay, this means beyond control. Beyond control. Fraudulent insurance or item seized under law. So अगर fraudulent insurance amount किया होगा या फिर item अगर किसी law के तहत seize किया गया तो नहीं मिलेगा. Now international compensation as per regulation 78. So these are the compensation value. You can go through this. Okay. These are the amounts which are actually compensation is given. International complaints and damages within 24 hours. And
रजिस्टर आर्टिकल्स विद इन 6 मंथ्स, फॉर EMS विद इन 4 मंथ्स. दिस इज द टाइम फ्रेम कब तक आपको कंप्लेन लॉन्च करना है. ठीक है. Then domestic letter post items. Domestic letter items are here. So letters or letter cards के so size, weight और postage rules अभी इसमें डिटेल है, आप देख सकते हैं. जो कि पोस्टेज 5 रुपीज़ पर 20 ग्राम. एनवेलप का साइज दिस होना चाहिए 140 by 90 mm मिनिमम, मैक्सिमम दिस. ओके. एंड मीन्स दिस लेटर का पेपर होना चाहिए 70 GSM. 70 GSM मीन्स नॉर्मल A4 साइज पेपर का जो क्वालिटी है वही है और कुछ नहीं है. इन्फ्रिजमेंट जो डबल पोस्टेज चार्ज, अगर कुछ डेविएशन होता है तो डबल द पोस्टेज चार्ज होगा. अगर कुछ इसके रिगार्डिंग नहीं होता तो अगर इसके स्टैंडर्ड में अगर नहीं होता है तो. ओके. देन लेटर कार्ड्स. सो मैक्सिमम वेट 5 grams, maximum weight 5 grams and folded. This is the dimension. Okay. Postage 2.5. Okay. Must be fully closed in 3 sides. Okay. Must be closed on 3 sides. Then book post. बुक पोस्ट का डेफिनेशन यही है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पोस्ट कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है, यू कैन गो थ्रू दिस. देन द ज्ञान पोस्ट, देन लिटरेचर फॉर ब्लाइंड. ओके. सो यू कैन सी these are the descriptions. Then we are moving to the postal periodical post and registered newspapers, regulation 94/95. Okay. So periodical post must be registered under Press and Registration Act of Periodicals Act 2023. Postage rate based on the cover price. So cover price अगर किसी का 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का होता है तो it is ₹2 per gram plus 3 per additional 100 ग्राम. ये रेट. अगर कवर पेज का जो पेज periodicals का वैल्यू 21 से लेकर 50 होता है तो इसका पोस्टेज होगा 4 per gram. ओके. देन 51 एंड अबव होगा तो 8 per gram and 9 per additional gram. Okay. So these are the terms. And then registered newspapers. So registered newspaper must be published at least once a week. वीकली एक बार पब्लिश होना जरूरी है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के अंडर में आने के लिए. सो क्यों करते लोग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर? क्योंकि इसका रेट जो है बहुत ही कम है. देखेंगे अभी. रजिस्ट्रेशन वैलिड टिल 31 दिसंबर ऑफ द 3rd कैलेंडर ईयर. ओके. अगर आपने किया तो नेक्स्ट 26 में किया, 27, 28 का 31 दिसंबर तक ये कवर करेगा. ओके. देन लेट फीस 50 बिफोर द एक्सपायरी डेट and 100 after expiry date. Okay. So maximum weight 5 kg and without prepayment. This is the 1 month postage to be paid and postage 25 paisa up to 50 grams per copy. This is the rate. Then parcel post and speed post. So these are the rates. Okay. These are very easy topics. So you can go through this. And then this is the direct post, media post, e-post, magazine post. These are already we have explained. You can go through the previous video or recordings we will share. इस ग्रंथ के बारे में डिटेल में भी बात किया गया है. ओके. आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन में भी. तो ये इंटरनेशनल लेटर का पोस्टेज का रेट्स है. जस्ट गो थ्रू दिस. सो देन यूनिवर्सल पोस्टल सर्विस कॉरेस्पॉन्डेंस जो है इसके बारे में है. देन वैल्यूडेड सर्विस. नाउ अभी जो रजिस्ट्रेशन है एज ए वैल्यूडेड सर्विस यू कैन ऑप्ट विथ एनी आर्टिकल. ठीक है. तो उसके चार्जेस जो है ये यहाँ पे दिया गया है.
इंश्योरेंस का चार्जेस है यहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज. अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड. मनी अंडर कमीशन, यू नो, these are the things, and these are the discount levels available for the corporate customers, okay, BNP customers. Then these are the कोलाबोरेशन, पिन कोड एंड फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आप इन सब के बारे में देख सकते हैं. ठीक है, ओके. सो दिस आर द थिंग्स अंडर पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू द topics, and in case of any issue, feel free to ask in the chat section. Okay, you will get 2 recordings for the initial recording. There is a full class is there. और अभी के सेशन के लिए आपका जो हिंदी में सेशन है वो मिल जाएगा. ठीक है. सो विदाउट फर्दर डिस्कशन एंड वी आर क्लोजिंग द सेशन टुडे. आज के लिए सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं. तो गुड नाइट.